अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट के बारे में और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो इसी लिहाज से सबसे पहले यहाँ पर इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं कि इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद आपको किन चीज़ों से नॉलेज हासिल हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है फिज़िकल क्वान्टिटीज़। फ़िज़िकल क्वान्टिटीज़ इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और फिज़िक्स में ये क्या किरदार अदा करती हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे ड्राइव यूनिट्स। अब ड्राइव यूनिट्स के साथ साथ हम बात भी करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में और इसके अलावा ड्राइव क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ ड्राइव क्वांटिटीज़ कंसिडर की जाती हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिस्कस की जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, वो डिस्कस किए जाएंगे और इसके बाद मज़ीद हम बात करेंगे एक्यूरेसी के बारे में कि एक्यूरेसी किस तरह से अचीव की जाए रीडिंग निकालते हुए। फिर हम बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। यहाँ पर कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए जाएंगे जिनसे हम ये नोट करेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशंस की जाएंगी। यहाँ पर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे वो होंगे वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग सिलेंडर और स्क्रू गेज। और इसी तरह एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आएगा जो कि होगा स्टॉप वॉच। तो यहाँ पर कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने के बाद इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कुछ यहाँ पर इस चैप्टर के लिहाज से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड और यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा ये चैप्टर फिज़िक्स में बहुत अहमियत हासिल करता है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के ज़रिए आप ये सीखेंगे कि किस तरह से हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं या किस तरह से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में लेकर जा सकते हैं। अमूमन हम सारे यूनिट्स को ऐसा यूनिट में लेके जाना सीखेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट के बारे में जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने इससे पहले वाले सेशन में देख लिए हैं। अब इसके बाद अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट की डेफिनेशन से। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू को अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो हम अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी मेजरमेंट से गुज़र रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम सुबह से बात करें तो सुबह जो हमारे घर पर दूध आता है तो उस दूध की एक क्वांटिटी मेजर करके हमें प्रोवाइड की जाती है। तो वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से तो वो मेजरमेंट होता है। इसी तरह हमें कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो हम किसी शॉप के पास किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, या मिसाल के तौर पे हमें कोई कपड़ा वगैरह ख़रीदना होता है तो हम शॉपकीपर के पास जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर हम उसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताते हैं। तो वो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरता है जिस प्रोसेस को हम मेजरमेंट का नाम देते हैं। तो मेजरमेंट सिर्फ हमारी दुनिया में नहीं हो रही, यानी सिर्फ उसको हम लोग नहीं कर रहे, बाकायदा नेचर ने इसको प्रूफ किया है या इसको असाइन किया है डिफरेंट चीज़ों को एक तरह से सही से चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो अगर हम अर्थ की बात करें या हम अपनी गैलेक्सी की बात करें या सूरज की बात करें या चाँद की बात करें तो ये सारी चीज़ें अपने एक मखसूस वक्त के बाद या एक मखसूस वक्त में रेगुलेट कर रही हैं। इसी तरीके से अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम एक मखसूस पीरियड के बाद गुजर जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक बेस्ट एस्टिमेशन से की जा रही हैं। तो यहाँ पर जो मेजर फैक्टर इन्वॉल्व है वो मेजरमेंट का इन्वॉल्व है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि नेचर ने जैसे यानी अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हर चीज़ को मेजर करके एक बेस्ट एस्टिमेशन से बनाया है तो वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर अगर मेजरमेंट इन्वॉल्व ना होती तो चीज़ें जिस निज़ाम से चल रही हैं या जिस वे से कंटिन्यू हुई हैं वो उस तरीके से ना चल सकती। तो बिल्कुल इसी तरह जैसा कि हमें नेचर के ज़रिए या हमें अल्लाह ताला ने मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है तो हमने भी क्या किया, उसको आगे यूज़ करके डिफरेंट चीज़ों को अकम्प्लिश किया और आगे मज़ीद इसको स्टडी करके डिफरेंट चीज़ें बनाई। तो जैसा कि मैंने बात की कि क्या करते हैं जब हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे एक क्वांटिटी असाइन करते हैं। तो वो उस सर्टेन क्वांटिटी को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरता है। उस प्रोसेस को करने के लिए वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है। तो वहाँ पर वो जो प्रोसेस है वो क्या है, वो मेजरमेंट है। मेजरमेंट को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हो सकते हैं, प्रोसेस
चेंज हो सकता है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर जो कंडीशन होगी, यानी जो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अचीव करने के लिए करेंगे, जिस चीज़ को अकम्प्लिश करेंगे, वो क्या कहलाएगा, वो मेजरमेंट सेम होगी। ठीक है, अब जिस तरह मैंने बात की मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट की किसकी जाएगी, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स मेजरमेंट हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंटेलिजेंसी, विजडम या इसी तरह वीकनेस, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि इनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगी, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होती है ड्राइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो शुरू से एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी नेचुरली जिनकी एग्जिस्टेंस ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर 7 तरह की, अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, 7 तरह की बेसिक क्वांटिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जो नेचुरली हमारी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। तो ये तो हो गई क्वांटिटीज़। अब इन क्वांटिटीज़ के हमने कुछ यूनिट्स असाइन किए हैं, क्योंकि मेजरमेंट जो की जाएगी वो यूनिट्स में की जाएगी। बग़ैर यूनिट के हम क्वांटिटी को मेजर नहीं करते। अगर हम बग़ैर यूनिट के क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो वो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो जो क्वांटिटी है वो लेंथ की है, वो मास की है या वो टाइम की है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कि 5.2 दिया हुआ है, तो 5.2 ये लेंथ है या ये मास है या टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, या इन 7 क्वांटिटीज़ में से क्या चीज़ है, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विदाउट यूनिट। तो यूनिट क्या है, यूनिट एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में मदद देती है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनके लिए जो यूनिट्स यहाँ पे असाइन किए गए हैं वो यहाँ पर एसआई सिस्टम के लिहाज से मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ के लिए जो एसआई यूनिट यूज़ होता है वो मीटर होता है। इसी तरह मास के लिए बात करें तो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। उसी तरह टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, टेम्परेचर का केल्विन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। ये सारे इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एसआई यूनिट हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट वो यूनिट होता है जो इंटरनेशनली सब कंट्रीज़ यूज़ कर रही होती हैं एज अ सिंगल यूनिट। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इनके सिंबल्स भी दे दिए गए हैं। अब मीटर है तो मीटर को हम एम से शो कर सकते हैं, किलोग्राम है तो किलोग्राम को हम केजी से शो कर सकते हैं, और इसी तरह सेकंड को एस से भी शो करते हैं, और यहाँ पर SEC ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर्स में मेजर कर रहे होते हैं। एम्पेयर को A से भी शो किया जाता है और इस तरह AMP भी लिखा जा रहा होता है। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल्स में मेजर कर रहे होते हैं तो उसको MOL से भी इंडिकेट किया जाता है। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जा रहा होता है तो केल्विन को हम K से भी शो करते हैं। इसी तरह कैंडेला को CD से भी शो किया जाता है। तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं इन यूनिट्स की। ये जो यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं, और ऐसा यूनिट्स हैं इनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बाद अब ये बात यहाँ तक हमने बात की है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की। अब हम मूव करेंगे ड्राइव यूनिट्स की तरफ। तो ड्राइव यूनिट्स या ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होंगी, इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटीज़ की। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो ड्राइव की जा रही होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से, यानी वो क्वांटिटीज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनेंगी वो कहलाएंगी ड्राइव क्वांटिटीज़। जैसे कि मैंने कहा था नेचुरली जो एग्जिस्ट करती हैं वो सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उन 7 क्वांटिटीज़ को मिलाकर डिफरेंट तरह की ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाई गई हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम एक ड्राइव क्वांटिटी है। वॉल्यूम ड्राइव क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम के फॉर्मूले पर जाएं तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों लेंथ की कैटेगरी में लाई करेगा,
तो तीनों को मल्टीप्लाई करें, यानी लेंथ को हमने 3 दफ़ा ले लिया, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ गया, ड्राइव क्वांटिटी आ गई। इसी तरह अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन टी। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया है, ये कैसे आया है, ये हमने वेलोसिटी भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, उसको टाइम से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन आ गई। इसी तरह फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरह सेवरल ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, जैसे टॉर्क हो गया, इसके अलावा जैसे वर्क, जैसे पावर, ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ में काउंट की जाएंगी। यानी कि 7 बेसिक क्वांटिटीज़ को निकालकर जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे सामने आती हैं वो सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी। इसके बाद अब ये हो गई ड्राइव क्वांटिटीज़। अब अगर हम बात करें ड्राइव यूनिट्स की, तो ड्राइव यूनिट्स क्या होंगे, वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज़ से असाइन किए गए हैं वो क्या कहलाएंगे, ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे। जैसे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो इसका ये ऐसा ही यूनिट है, ये कहलाएगा ड्राइव यूनिट। इसी तरह अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक ड्राइव्ड यूनिट है और ये एसआई यूनिट है, किसके लिहाज से, एक्सेलरेशन के लिए। अब इसके बाद उसी तरह फोर्स का अगर हम यूनिट निकालें तो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो फंडामेंटल 3 यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, केजी, मीटर और सेकेंड। इन तीनों यूनिट्स को मिलाकर ये एक फोर्स का यूनिट बना रहा है और जिसको हम न्यूटन के इक्विवेलेंट भी लेते हैं। इसके बाद अब जैसा कि मैंने कहा कि ड्राइव क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके बनती हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, दोनों ने मिलके क्या बनाई, वेलोसिटी। उसी तरह वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, या हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या बनता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी ड्राइव क्वांटिटी है। उसी तरह एक्सेलरेशन को अगर हम मास से कंबाइन कर दें या मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाती है, फोर्स। उसी तरह हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, वर्क। उसी तरह वर्क को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाती है, पावर। तो इसी तरह ये सारे फॉर्मूले आगे निकलते जाएंगे, ये पूरी एक चेन कंटिन्यू होती है फंडामेंटल यूनिट्स को, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड करके। तो ये क्या होंगी, ये सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ पे वजूद में आ रही हैं ये सब कहलाएंगी ड्राइव क्वांटिटीज़। तो यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया किसका, ड्राइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे इनके चार्ट्स और इनके यूनिट कॉन्वर्जन्स के बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ड्राइव्ड और फंडामेंटल यूनिट्स को मिलाकर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कंसीडर करते हैं। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो सिस्टम है वो है CGS सिस्टम, इसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम और उसके बाद लास्ट में आएगा इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं CGS यूनिट्स की। CGS यूनिट्स सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि CGS क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी। CGS क्वांटिटीज़ में हमारे पास सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आती हैं जो कि क्या है, लेंथ, मास, टाइम। यानी इस सिस्टम में हम सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ को कंसीडर करते हैं और इन 3 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कंसीडर करते हुए इनके यूनिट्स की अगर हम बात करें तो लेंथ के लिए इस सिस्टम में जो कन्वीनियंट यूनिट कंसीडर किया गया वो सेंटीग्राम कंसीडर किया गया, और इसी तरह जो मास के लिए कंसीडर किया गया वो ग्राम था और टाइम के लिए सेकंड। इस सिस्टम में इन 3 को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा गया और इन 3 के जो यूनिट्स असाइन किए गए वो ये थे। इसके बाद फिर एक न्यू सिस्टम आया जिसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहा जाने लगा। इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो 3 थी, लेंथ, फोर्स और टाइम। यानी कि यहाँ पर मास फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं था, मास एक ड्राइव क्वांटिटी कंसीडर किया जाता था और जबकि फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर की जाती थी। अब यहाँ पर लेंथ के लिए जो यूनिट यूज़ होता था वो फुट था और फोर्स के लिए पाउंड और टाइम के लिए उसी तरीके से सेकंड। अब मास यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटी था तो मास को अगर हम मेजर करें तो 1 स्लग मास की मेजरमेंट के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है, तो ये किसके इक्वल था, 32.17 LB के। और इसी तरह अगर हम इसको केजीज़ में लें तो 14.56
के बराबर था। अब इसके बाद आगे इंटरनेशनल सिस्टम आता है। इंटरनेशनल सिस्टम वो सिस्टम है जो अब भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम MKS सिस्टम भी कहते हैं। इसमें फोर्स हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी थी, लेकिन MKS सिस्टम कहता है कि नहीं, 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बल्कि 3 के अलावा भी हो सकती हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि ये 7 क्वांटिटीज़ मिलके, जिसमें 3 क्वांटिटीज़ CGS की भी शामिल होंगी, ये सारी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कंसीडर की जाएंगी। और इनके यूनिट्स जो दिए गए ये हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हुए। तो लेंथ के लिए मीटर होगी, मास के लिए kg, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर और टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये हमने इससे पहले अभी डिस्कस किए। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी और ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। इंटरनेशनल सिस्टम को हम MKS सिस्टम भी कहते हैं। इसे MKS सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इन 3 क्वांटिटीज़ को मिलाकर इसको MKS कंसीडर किया जा रहा होता है। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये अभी भी अप्लाई होता है और इसको ही अप्लाई किया जाता है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट कन्वीनियंट कंसीडर किया है साइंटिस्ट ने, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनली हर जगह अप्लाई होता है और जिसकी वजह से हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करते हैं उन सब में हम जो भी यूनिट्स हमारे पास होता है हम उनको SI में ही लेकर आते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की यूनिट्स की, उनके सिस्टम्स के लिहाज से। अब आगे हम बात डिफाइन करेंगे लेंथ को, मास को और टाइम को। अब हम बात करेंगे टाइम, लेंथ और इसके अलावा मास के स्टैंडर्ड्स के बारे में कि हम इनको किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ की, तो लेंथ को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि लेंथ क्या होती है। लेंथ एक तरह से कैसे मेजर की जाती है कि वैक्यूम से लाइट जो पास कर रही है, ठीक है, वैक्यूम से अगर लाइट पास कर रही है तो उसमें जो टाइम इंटरवल अगर ये है, ठीक है, 1 करके ये वैल्यू अगर दी हुई है, इस वैल्यू से अगर हम उसको डिवाइड करें तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, वो मीटर्स में होगी और वो लेंथ कंसीडर की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लाइट की बात क्यों कर रहे हैं या हम लाइट से ही कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाइट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, यानी कि जिस भी पोजीशन में ऑब्जेक्ट मौजूद है, अगर रेस्ट में या मूव कर रहा है तो लाइट की जो वैल्यू होगी यानी उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। इस वजह से हम लाइट की बात करते हैं कि लाइट जो पाथ ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वैक्यूम से, तो वैक्यूम से यानी कि वैक्यूम मतलब कि वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि गैस वगैरह या कोई भी सब्सटेंस मौजूद नहीं होगा, वो बिल्कुल खाली सरफेस होगी। तो अगर वहाँ से लाइट ट्रैवल कर रही है तो उस लाइट की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम से ट्रैवल करने के लिए वो ये होती है, यानी वैसे लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ 8, लेकिन अगर वैक्यूम से ट्रैवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी स्लाइटली कम होती है। तो स्लाइटली कम होती है तो अगर इस वेलोसिटी से लाइट ट्रैवल करे वैक्यूम में तो वहाँ पर जो लेंथ आ रही होती है उसको हम मीटर्स में कंसीडर करते हैं, या हम कह सकते हैं कि 1 मीटर कंसीडर करते हैं। तो वहाँ पर जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना होगा, 1 / लाइट की वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि लेंथ हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो लाइट है वो जो पास ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में कितने टाइम में, इस टाइम इंटरवल में, तो वो क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी मीटर्स में। फिर स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यानी सेकंड को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अक्टूबर 1967 में एक एटॉमिक क्लॉक बनाई गई थी। 1967 से पहले जो टाइम मेजर किया जाता था वो कैसे मेजर किया जाता था, वो सूरज को देख के और सितारों को देख के मेजर किया जाता था। हम उससे एक अप्रॉक्सीमेशन लगाते थे कि इस वक्त इतना टाइम हो चुका होगा। उसके बाद फिर इसको डेज में कन्वर्ट किया गया कि जब यानी कह लें कि क्या होता है, एक रात और एक दिन होता है, तो वो क्या होता है मिलकर 1 डे बनाता है और उसको 24 आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। 24 आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसे 60 का इंटरवल दिया गया और 60 का इंटरवल देके उसको बाकायदा सेकंड्स में लाया गया। लेकिन अक्टूबर 1967 से एक एटॉमिक क्लॉक बनाई गई। उस एटॉमिक क्लॉक में रुबिडियम या हम कह सकते हैं मेजरली या किसका इस्तेमाल किया गया, सीजियम का इस्तेमाल किया गया, सीजियम 133 का। सीजियम का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि सीजियम की जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो सीजियम एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन होती हैं वो बहुत कांस्टेंट वे में होती हैं
और अगर किसी एलिमेंट की बात करें तो उसमें इतना कांस्टेंट वे में नहीं होती। इसकी वजह से यहाँ पे सीजियम का इस्तेमाल करके एक एटॉमिक क्लॉक बनाई गई और उस एटॉमिक क्लॉक से जो टाइम मेजर किया गया वो अप्रॉक्स इक्वल आया 1 सेकेंड के। तो यहाँ पे इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, डिफाइन टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द टाइम इंटरवल ऑफ 9132631 वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स ऑफ सीजियम 131। यानी कि 1 सेकेंड को हम किसके इक्वल लेते हैं कि इतनी वाइब्रेशंस अगर उसकी हो रही हैं, ये वाइब्रेशंस काउंट की जाएं सीजियम एटम्स में, तो वहाँ पर जो टाइम होगा वो 1 सेकेंड होगा। ठीक है, इसी के इसके बाद लास्ट हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मास को। स्टैंडर्ड ऑफ मास को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे इसे किलोग्राम में लिया जा रहा है, तो किलोग्राम में हम यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, प्लैटिनम और इरेडियम एलॉय को। एलॉय क्या होता है, एलॉय दो मेटल्स को मिला दिया जाता है सॉलिड फॉर्म में, उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो प्लैटिनम और इरेडियम ये दो मेटल्स हैं, इन मेटल्स को कंबाइन करके एक एलॉय बनाया और इस एलॉय के सिलेंडर को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये क्या है, ये एक आपके पास एक कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट में इसको मेजर किया गया। कहाँ पर, सर्वस में, पेरिस में, पेरिस के करीब की जगह है, वहाँ पर इसको इस इंटरनेशनल जगह पर क्या किया गया, प्लैटिनम और इरेडियम एलॉय के सिलेंडर को के जो उसका जो वज़न था उसको मेजर किया, तो वो कितना कंसीडर किया गया, वो 1 किलोग्राम कंसीडर किया गया। ठीक है, इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा इसमें कुछ मौजूद नहीं है। सिंपल क्या किया कि इस प्लैटिनम और इरेडियम के एलॉय को हमने मेजर किया कहाँ पर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स और इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में, और इसको जो इसकी जो वैल्यू आई उसको 1 किलोग्राम असाइन किया गया और इसी के डिफरेंट रेप्लिकास बना के प्लैटिनम और इरेडियम सिलेंडर्स के डिफरेंट कंट्रीज़ में सप्लाई किए गए ताकि इनकी लेंथ को मेजर किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ तक हमने बात की इसके स्टैंडर्ड्स की। अब आगे हम मूव करेंगे फर्दर इसके यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड बात करने के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स को अब डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, जैसे कि अगर हम वर्ड सिग्निफिकेंट पे गौर करें कि जो सर्टेन या एक्यूरेट हो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है दो तरह के नंबर्स का। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक नॉन डिजिट्स होंगे और दूसरा जो डिजिट होगा वो डाउटफुल डिजिट होगा, यानी कि दो डिजिट्स का कॉम्बिनेशन, एक डाउटफुल हो और एक बिल्कुल सर्टेन हो, नोन हो, तो फिर वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, इधर लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो लेंथ की एक वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 320.5। तो ये जो वैल्यू है अगर हम इस पर गौर करें तो 320 ये जो वैल्यू है ये सर्टेन है या ये नोन है, यानी कि बहुत कम चांसेस है कि इसमें कोई चेंज आए। अगर हम किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं, लाइक कोई भी बुक है, कोई भी रॉड है, तो उस रॉड की लेंथ अगर मेजर की जा रही है या बुक की लेंथ मेजर की जा रही है, तो वहाँ पर अगर डिफरेंट स्टूडेंट्स रीडिंग नोट कर रहे हैं तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के रीडिंग नोट करने में ये जो 3 डिजिट हैं 320 ये सेम रहेंगे। अगर चेंज आएगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस 5 में आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो 320 है ये बिल्कुल सर्टेन और नॉन डिजिट्स हैं, यानी कि बहुत कम चांसेस है कि इसमें भी कोई चेंज आ सके, क्योंकि इतना बड़ा चेंज आ नहीं सकता। लेकिन अगर हम 5 की बात करें तो ये 5 एक रैंडम फिगर है, यानी ये 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, तो ये डाउटफुल डिजिट है। तो इस तरह के डिजिट्स का कॉम्बिनेशन के एक डाउटफुल हो और कुछ सर्टेन डिजिट्स हो, यानी कुछ सर्टेन और कुछ अनसर्टेन हो, तो ये क्या कहलाता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। इसके बाद अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे कि अगर अब यहाँ पर कंसिडर करें एक रॉड की लेंथ, तो रॉड की लेंथ 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूँ, सो आई हैव टू डिवाइडेड बाय 1000। तो 120 को जब 1000 से डिवाइड किया जाएगा तो 1.20 मीटर आएगा। तो ये लेंथ जो थी रॉड की, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद अब अगर
यहाँ पर गौर किया जाए तो 1.20 जो है इसको हम 1.2 या 1.200 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैथमेटिकली करेक्ट है। मैथमेटिकली अब इस पॉइंट के बाद हम जितने भी ज़ीरो लगा दें तो ये बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन सिग्निफिकेंटली या सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से ज़ीरोज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर लेट सपोज जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है 1.20, तो 1.20 को अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट हटाऊँ तो नीचे क्या आ जाएगा 100। तो 100 का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो स्केल है या जो लेंथ रॉड की है ये 100s में लाई कर रही है। 100 से ना तो अबव जाएगी ना तो 100 से बिलो जाएगी, तो यहाँ पर इसलिए ये 100 नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है यानी जो रॉड की लेंथ है वो 121 हो सकती है, 120 हो सकती है, लेकिन ये थाउजेंड्स में या ये 2 डिजिट नंबर में नहीं जा सकती, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता। इस वजह से यहाँ पर नीचे 100 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये ज़ीरो ना लगाऊं तो ज़ीरो अगर यहाँ पर नहीं होगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा 1.2। अब जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि आगे पॉइंट की एक ही डिजिट है। तो जब यहाँ पर 10 आएगा तो 10 का मतलब है कि ये जो वैल्यू है 1.2 ये लाई कर रही है 2 डिजिट नंबर्स में, तो जो कि बिल्कुल गलत है सिग्निफिकेंटली, क्योंकि लेंथ तो हमने 3 डिजिट नंबर में मेजर की है। अगर यहाँ पर एक और ज़ीरो ना हो तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये 2 डिजिट्स नंबर में इसकी लेंथ आ रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक और ज़ीरो लगा दें 1.20 ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पर जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1000 होगा। तो 1000 जो है ये भी अगर देखा जाए तो ये आउट ऑफ द रेंज हो रहा है। तो आउट ऑफ द रेंज हो रहा है, मैथमेटिकली ठीक था लेकिन सिग्निफिकेंटली आउट ऑफ द रेंज है, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब जो सही फिगर है वो ये वाली है, बाकी जो दोनों हैं वो सिग्निफिकेंटली गलत है। तो ये डिफरेंस है जिसकी वजह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ रूल्स डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहला रूल हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे यानी कि जिनके बीच में ज़ीरो लाई नहीं करेगा वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे कि इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स लाई कर रही हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं 1357, तो यहाँ पर ज़ीरो लाई नहीं कर रहा, तो जितने भी ऐसे डिजिट्स जिनमें ज़ीरो लाई नहीं करेगा वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स का मतलब है कि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे डिजिट जैसे कि 1357 था, उसी तरह 234 हो गया, इसी तरह 516 हो गया। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि इनमें ज़ीरो नहीं आ रहा। या अगर बीच में पॉइंट आ जाए, लेट्स सपोज इस तरह से कोई नंबर है 58.76, तो यहाँ पर भी कोई ज़ीरो लाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये चारों डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसका मतलब इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह सेकंड रूल क्या कह रहा है, सेकंड रूल में डिस्कस किया जा रहा है कि अगर ज़ीरो बीच में लाई करे यानी 2 नंबर्स के दरमियान में मौजूद होगा तो वो भी सिग्निफिकेंट ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर मौजूद होंगे स्टार्ट में भी और एंड में भी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2005, तो 2005 में यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट है और 5 भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, लेकिन अगर बीच में ज़ीरोज़ देखें तो ये क्या है, यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिजिट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम कंसीडर करें 101,
तो 101 में भी जो स्टार्ट और आखिर का डिजिट है वो नॉन ज़ीरो है और बीच में ज़ीरो लाई कर रहा है, तो ये तीनों डिजिट 101 ये सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरह थर्ड रूल कहता है कि ज़ीरो लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर लेफ्ट पर ज़ीरोज़ मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट पर ज़ीरोज़ मौजूद हैं, तो ये लेफ्ट वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं किए जाते। यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी वो सिर्फ 5 होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैथमेटिकली नोट किया जाए तो 0.005 ये मायने रखता है, क्योंकि अगर हम पॉइंट लोकेट नहीं करेंगे यहाँ पर तो इससे पता नहीं लगेगा कि ये वैल्यू कितनी बड़ी है या ये कितनी छोटी है। लेकिन सिग्निफिकेंट रूल के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करते, बल्कि जो वैल्यू हमें शो हो रही होती है हम सिर्फ उसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह अगर हो 0.07 तो 0.07 में भी क्या होगा, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी। इसी तरह अगर मौजूद है 0.59 तो 0.59 में दो सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि 5 और 9 है, 0 को हम काउंट नहीं करते। इसके बाद फिर ज़ीरो लोकेटिंग राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो राइट पर मौजूद है, वैसे मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते। हम इसको ये कहते हैं कि अगर 28.0 है तो इसके आगे जितने भी ज़ीरो लगा दें ये मैटर नहीं करते, लेकिन सिग्निफिकेंटली ये मैटर कर रहे होते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर इनमें ये डाउटफुल डिजिट्स होते हैं, इनमें अगर चेंज आ रहा है तो वो इस नंबर पर इन्फ्लुएंस करेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर 28.00 ये सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, तो इट मीन्स दैट टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो यहाँ पर 4 हो गई। अब इसके बाद आगे ज़ीरोज़ लोकेटिंग ऑन राइट साइड इन अ नंबर ग्रेटर देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर लेफ्ट पे 0 था तो वो सिग्निफिकेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर राइट पर 0 आ जाए तो पॉइंट मौजूद हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन अगर ये पॉइंट मौजूद ना हो, यहाँ पर कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि अगर विदाउट पॉइंट आगे ज़ीरोज़ मौजूद हों तो हम उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते। तो इसके लिहाज से यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब लेकिन अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे इसके पॉइंट को, तो यहाँ पर जो पावर आएगी वो 3 होगी। 1.5 × 10⁻³ यहाँ पर हमारे पास ये एक साइंटिफिक नोटेशन में नंबर मौजूद है। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर इस नंबर को हम कंसीडर करें तो वैसे तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, क्योंकि ये ज़ीरोज़ भी काउंट होंगे। क्योंकि पॉइंट हम लास्ट में कंसीडर कर रहे हैं, तो लास्ट में सब कंसीडर कर रहे हैं, तो पॉइंट जब मूव करेगा फर्स्ट डिजिट तक तो पॉइंट से पहले अगर हम इसको ऐसे नोट डाउन करें पॉइंट लगाकर, तो ये जो नंबर है ये पॉइंट से पहले यहाँ पर 4 डिजिट लाई कर रहे हैं। तो 4 डिजिट लाई कर रहे हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ये वैसे ही लिखा हो नॉर्मल फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो हम इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करते और सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं। इसके बाद जैसा कि यहाँ पर 1.2 एक्सपोनेंट 3 और इसी तरह 1.20 एक्सपोनेंट 3 और 1.200 एक्सपोनेंट 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर सिर्फ 1.2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह अगर 1.20 लिखा हुआ है तो पॉइंट यहाँ से इधर तक जाएगा, तो जब पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
इसी तरह अगर यहाँ पर हम बात करें तो इधर 0.3 डिजिट्स मूव करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये रूल बिल्कुल इसी को फॉलो कर रहा है जो कि यहाँ पर मैंने 5th रूल डिस्कस किया। इसके बाद अब यहाँ पर अगर इनकी कैलकुलेशंस आ जाए, हमें कैलकुलेशन में ये बताना हो कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, तो यहाँ पर 2.5, 11, 5.26 ये नंबर्स दिए हुए थे, तो इनको हम इनको सम किया गया, तो सम करने के बाद 18.76 आ रहा है। तो 18.76 में वैसे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब सम करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वहाँ पर डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बताई जाती, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो नंबर जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 5.26 की बात करूँ तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 2.5 और 11 को देखा जाए तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी। तो इस लिहाज से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू होगी, हम उसके लिहाज से इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 2.5 या 11 थी, तो यहाँ पर इसका मतलब हम इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो इसको राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे, तो 7, 6 है पॉइंट के बाद, अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो ये 19 हो जाएगा। तो ये जो 19 है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरीके से अगर ये आ जाए साइंटिफिक नोटेशन में, ये तो नॉर्मल ऑर्डिनरी नोटेशन में था, अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए यानी एक्सपोनेंट्स में आ जाए, तो फिर अगर 2 डिफरेंट एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज़ मौजूद हैं कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है, तो इधर क्या किया जाएगा, ये वाली वैल्यू फिलहाल एज इट इज लिखी जाएगी और इसका एक्सपोनेंट, इसकी पावर इससे सेम की जाएगी। तो इससे सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट को मूव करवाएंगे। तो पॉइंट को जब मूव करवाया तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया और इसकी वैल्यू 1 नंबर से डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये 7 थी तो अब ये 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 हो गई। अब इसके बाद इनके एक्सपोनेंट सेम हो चुके हैं, तो अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 66.25 एक्सपोनेंट 6। अब यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रही है, वैसे 4 दिखाई दे रही हैं, लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो यहाँ पर मौजूद थी वो 2 थी। तो उसके लिहाज से अगर हम इसको काउंट करें तो ये यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों होंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि चाहे साइंटिफिक नोटेशन में हो या चाहे ऑर्डिनरी नोटेशन में हो, तो वहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट वैल्यू की देखते हैं, जो कि यानी कह लें जो 2 डिजिट पे या 1 डिजिट पे या सबसे लीस्ट वैल्यू पे कंसिस्ट कर रहा होता है, उसी के लिहाज से फिर हम उसको राउंड ऑफ करके आगे उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं। यहाँ तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल डिस्कस कर लिए।